हाय एवरीवन। क्लास फर्स्ट पे आपका स्वागत है। मैं रजनी कुमार आपको आज के लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स की एनसीईआरटी। क्लास सिक्स की एनसीईआरटी क्लास सिक्स की एनसीईआरटी चैप्टर है 7। इससे पहले हमने क्लास सिक्स की सिक्स चैप्टर देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर। तो आज देखेंगे इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ना है। आप इस अध्याय में क्या क्या जानेंगे, चलिए देखते हैं आज क्या क्या जानेंगे। नगर पालिका पहले देख लेंगे हम लोग, वार्ड देख लेंगे, वार्ड पार्षद किसे कहते हैं, पार्षद समिति किसे कहते हैं, नगर निगम किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार क्या होता है, नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर है, महापौर या मेयर, मेयर किसे, मेयर का नाम आप बहुत बार सुने होइएगा, अगर शहर में रहते होइएगा तो। मेयर, कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी, दोनों एक ही है। पुलिस प्रशासन। तो दोस्तों हम जब देखते हैं ना, जैसे जब भी नगर का नाम सुनते हैं नगर का, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नगर किसे कहते हैं। नगर, तो आप कभी नगर सुनते होइएगा ना, तो नगर निगम का कूड़ा करदा, कूड़ा कचरा, ये सब आपके ध्यान में आता होगा। सबसे पहले नगर किसे कहते हैं। नगर, नगर, इससे पहले नगर जान चुके हैं हम चैप्टर 6 में, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे ओवरव्यू। जैसे वह क्षेत्र जहाँ की 50% से अधिक जनसंख्या अपनी जीविकोपार्जन, क्या है, जीविकोपार्जन यानी जीने के लिए जो पैसे की, धन की आवश्यकता होती है, वो गैर कृषि पर आधारित होता है। जैसे गैर कृषि का मतलब क्या हुआ, कोई उद्योग यानी कंपनी, बड़े बिल्डिंग में जो एचआर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, उसके जो होते हैं गैर कृषि, जो कृषि पर आधारित है, उसको गैर कृषि बोलेंगे। तो 50% से अधिक जनसंख्या शहर नगर में कृषि पर आधारित नहीं होती है। कंपनी, मॉल, यानी कृषि छोड़कर सारे चीज पर आधारित होते हैं, उसको गैर कृषि जीविकोपार्जन कहते हैं। क्या है, उससे नगर की संज्ञा दी जाती है तथा तथा उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, नगरीय शास्त्र, नगरीय शास्त्र कहा जाता है। अब कहा जाता है तो कहा जाए तो नगर 74वें संशोधन अधिनियम, 74वें संशोधन अधिनियम में नगर के बारे में दिया गया है। जैसे 73वें में दिया गया है, 73वें में दिया गया है पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में नगर में दिया हुआ है, जो लोकल गवर्नमेंट, जैसे वो गांव के लेवल पर 73 में दिया हुआ है, और 74 में नगर के बारे में दिया गया हुआ है। तो क्या है इसके संविधान में क्या प्रावधान है, इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए अब आती है नगर पालिका। नगर पालिका किसे कहते हैं, नगर पालिका, नगर पालिका के कहते किसे हैं। कहा गया है, यानी कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या रखने वाले, यानी कि जो इतना क्षमता हो उसको रखने का, और 1 लाख हो, उसको नगर पालिका कहा जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है ना, देखा गया है 20,000 से ऊपर जनसंख्या जिनका है, वो भी नगर का रूप लेकर नगर पालिका उसकी संज्ञा उसको दी जाती है। तो इस स्लाइड में हम देख लेते हैं क्या है। भारत के अंदर नगरपालिका एक ऐसा शहरी स्थानीय निकाय है जिसके अंदर 1 लाख
1 लाख, 1 लाख वाली आबादी यहाँ से इससे ज्यादा वाले क्षेत्र की व्यवस्था रखती है, यानी कि 1 लाख तक व्यक्ति की व्यवस्था एक कर सकता है रहने के लिए नगर पालिका। तो उसको नगर में शामिल किया जाता है। उसके बाद नगर पालिका को उसका संज्ञा दी जाती है, नगर पालिका की संज्ञा। कहा जाता है इन आबादी में रह रहे लोग से संबंधित तहसील जैसे सभी कार्य प्रशासन का कार्य करती है, यानी कि शहर में जितने लोग रह रहे हैं उसके क्या क्या कार्य हैं, जैसे कूड़ा करकट हटाना, सफाई सुथरा करना, फिर से क्या कहते हैं तहसील का व्यवस्था करना, उस सब नगर पालिका का काम हो जाता है। और कहा क्या गया है, क्या गया देखिए, नगर पालिकाओं में आबादी की सीमा 20,000 से ज्यादा को भी शहर का रूप में तब्दील किया गया था। जैसे कि पहले कोई एक कस्बा था, उसको 20,000 से कम 20,000 जनसंख्या थी या उससे ज्यादा थी, उसको जो कस्बा पहले था, जो कस्बा था पहले, कस्बा हमको बता चुके हम कौन सा है, शहर और गांव की बीच की जो स्थिति होती है उसको कस्बा कहते हैं। तो जो कस्बा था उसको अब परिवर्तित कर अपग्रेड करके उसको अब नगर के रूप में दे दिया गया है, जिसमें अब नगर पालिका की भूमिका होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि 1 लाख जनसंख्या हो तभी नगर पालिका हो, ऐसी बात नहीं है। 20,000 जो होती है उस पे भी दिया जा चुका है इससे पहले भी। क्या किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिन्हें पहले शहर के रूप में घोषित किया गया था, उनकी आबादी चाहे 1 लाख से कम हो वह उससे आगे हो, यानी ऐसा होता है ना, जैसे 1 लाख जनसंख्या हो या उससे ज्यादा हो, उसको नगर की संज्ञा दी जाती है, उसमें नगर पालिका स्थापित की जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 20,000 जनसंख्या है उसको भी नगर का संज्ञा देकर नगर पालिका वहां पर स्थापित की जाती है। ये नगर पालिका परिषद भी सुने हुए हैं कभी। अगर इस संविधान में क्या है नगर पालिका के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए, नगर पालिका का संबंध सीधे सीधे राज्य सरकार से होता है। मतलब क्या हुआ, कोई अगर शहर में प्रशासनिक कार्य ऐसा, गैर प्रशासनिक कार्य ऐसा हो रहा है जो असामाजिक तत्व बिगाड़ रहे हैं, उसके लिए अगर नगर पालिका चाहे तो डायरेक्ट राज्य सरकार से संपर्क साध सकती है। क्या लिखा हुआ है, कोई भी प्रशासनिक मामला आए यह सीधे ही राज्य सरकार से बात कर सकती है, डायरेक्ट बात कर सकती है कि हमारे शहर में ऐसा हो रहा है। किसी भी कोई भी बीच का जो ऑफिसर रहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं होती। क्या है, नगर पालिका नगर पालिका को अनेक अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, यानी कि उसके पास बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, उसको पालन करना होता है। नगर पालिका संवैधानिक संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आता है। आपको बोलने हम पहले ही, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, ये सब 74वें आते हैं, 74वां संशोधन अधिनियम के तहत आते हैं। इस संविधान में क्या नीति है, क्या इसका है, क्या कहा गया, एक नीति कानून के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि हर राज्य के लिए ऐसी इकाई का निर्माण होना अनिवार्य है। ये संविधान में कहा गया है, कितना में, अनुच्छेद कितने में कहा गया है, 243 क्यू में कहा गया है। क्या है, नगर पालिका का कार्य क्या है, अगर नगर पालिका है तो उसकी कार्य भी तो होगी। क्या कार्य है, तो पहला कार्य यह है, क्या है, नगर पालिका के कुछ अधिकारों के साथ साथ अपने क्षेत्र के अंदर कुछ कार्यों की भी जिम्मेदारी रखता है। क्या जिम्मेदारी रखता है, जैसे
प्रशासनिक शहर के अंदर जल आपूर्ति की व्यवस्था, यानी कि जैसे आप नल जल योजना सुने होइएगा, ये सब नगर पालिका के अंदर आते हैं। योजना तो केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन वे नगर पालिका के पास आती है। उनके अंतर्गत ये आती है जल की व्यवस्था नगर में कैसी हो, कैसे किसके पास जाना चाहिए कल, कितनी कितनी व्यवस्था पानी की हो, कितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी पानी दिया जाए, वो सब होती है नगर पालिका के अंतर्गत प्रशासनिक के बारे में। सेकेंड क्या है, नगर पालिका के तहत आ रहे क्षेत्र के अंदर अस्पतालों की देखरेख करना और उसकी समय समय पर जांच करना। यानी कि अस्पताल में जो हो रहे हैं, अस्पताल में जो अंदर काम चल रहे हैं, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं या नहीं, साफ सफाई है कि नहीं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उसकी भी जांच करना नगर पालिका के अंतर्गत आता है। थर्ड क्या है, प्रशासनिक शहर में बनी सड़कों का निर्माण कार्य को देखना तथा उसकी जांच करना। यानी कि शहर में जितने सड़क निर्माण होते हैं उसको जांच करना, किस तरह से बन रहे हैं, अच्छी तरह से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसका निर्माण करवाना, अगर खराब है तो निर्माण कराना। शहर में अगर अग्निशमन पूरे शहर के अंदर अग्निशामक दल की पूर्ण व्यवस्था कर रखना। यानी कहीं पे आगजनी हो जाती है, कहीं पे आगजनी हो जाती है तो वहाँ पे बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र होती है, बड़े बड़े गाड़ी होते हैं, उस दल होते हैं, उसकी व्यवस्था करना, ये भी नगर पालिका के अंदर आता है। क्या है, शहर के कूड़े करकट और जल निकास की पूर्ण व्यवस्था करना। यानी कि शहर में जितने भी कचरे कुचरे होते हैं उसको साफ सफाई करने के लिए भी नगर पालिका की भी भूमिका होती है। पानी की निकासी, जैसे नाला नाला का पानी रोड पे आ जाते हैं, नाली के पानी, उसको साफ करना, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, वो भी नगर पालिका के अंतर्गत ही आते हैं। शहर में शहर में हो रहे जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड भी पंजीकरण वही करता है। लेकिन शहर में किन हॉस्पिटल में कितना बच्चा जन्म हुआ, कितना मृत्यु हुआ, तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का काम भी नगर पालिका का ही होता है। अब है शहर के अंदर उद्यान पार्क और खेल मैदानों का को बनाए रखना। यानी कि जो पार्क है, सरकारी पार्क होते हैं, खेल मैदान होते हैं, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना कि अच्छी तरह सब व्यवस्था अच्छी तरह काम करे कि नहीं। उसमें फील्डिंग करनी है, उसमें पानी करनी है फील्ड में, वो भी काम नगर पालिका की होती है। अब है शहर के गरीब कस्बों तथा बस्तियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। यानी जितने भी नीचे नीचे लोग हैं जो बस्ती में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उसकी मदद करना, यानी कि उसके बच्चों के शिक्षा के ऊपर खर्च करना भी नगर पालिका का ही काम होता है। अब चलिए मान लीजिए इतना काम है तो इसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना, पैसा की जरूरत होनी चाहिए। जैसे इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कहाँ से पैसा मिलेगा, उसमें जितने इतने क्या कहते हैं, सड़क बनाना, शिक्षा प्रदान करना, कहाँ से पैसे आएंगे, तो उसके कोई स्रोत तो होंगे ना। उसको क्या स्रोत है, नगर पालिका के जो आय के स्रोत है, कहाँ स्रोत है, वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका के आय के स्रोत। नगर पालिका के आय के स्रोत क्या हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं ना, नगर पालिका को चलाने के लिए आय के स्रोत की बहुत आवश्यकता होती है, हम बता चुके हैं आपको। क्या लिखा, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, जैसे एक हो सकता है शहर के अंदर घरों, मनोरंजन के साधन, बिजली, फिल्टर पानी, वाहन संपत्ति, भूमि सहित करों से वाली आय होनी चाहिए। जैसे क्या, बिजली बिजली फिल्टर पानी, यानी कि पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था, उसके लिए कर तो होनी चाहिए ना। कर, जो आप संपत्ति रखते हो, वाहन यानी कि कोई कार रखते हैं, उसके लिए तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। भूमि है, आपकी जमीन है, तो उसके लिए तो टैक्स देना पड़ेगा, वहां से टैक्स आते हैं, तो सारे सारे टैक्स जाते हैं नगर पालिका के अंतर्गत जाते हैं। क्या अगला आय का स्रोत क्या हो सकता है, शहर के अंदर सॉरी अंदर बनी सड़क पर टोल टैक्स होने वाली आय।
जैसे कि आप कहीं पे ये जाइएगा तो रास्ते पे टोल टैक्स होते हैं, टोल प्लाजा। वहाँ से जो टैक्स आते हैं, जिस नगर के अंदर, जिस शहर के अंदर आते हैं टोल प्लाजा, उस सारा टैक्स टैक्स जाते हैं उस नगर के पास, यानी नगर पालिका के पास। वो भी एक आय का स्रोत है। अगला क्या है, रैन बसेरा। कहीं कहीं आप देखिएगा रोड के किनारे बहुत सारे घर बने होते हैं सरकार की, उस पे उसमें रहने के लिए आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, जितना नगर पालिका रखती है उतना देने पड़ती है। उसके बाद वहाँ पे आप फ्री रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहिए। होटल, पर्यटन, यानी कि होटल पे जितने आप टैक्स लगाते हैं वो भी आय का एक स्रोत है। पर्यटन, जैसे पर्यटन या कोई स्थल होता है, वहाँ पे जो आती है, तो अधिकांश पर्यटन होते पर्यटन स्थल उस सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो उस पर जितने कम टिकट होती है, जितने टिकट होती है, उस सारे टिकट का पैसा सरकार के पास जाती है, नगर पालिका के पास जाती है। किराया पर कमरा, यानी किराए पर आप कमरा लेते हैं, तो आप एक मकान मालिक को पैसा जो होते हैं, वो मकान मालिक भी टैक्स के रूप में नगर पालिका को देते हैं। तो एक तरह से ये भी तो हो गया आय का स्रोत ना। आप क्या है, सट्टा, नगर पालिका की संपत्ति किराए पर देकर उसे होने वाली है। जैसे नगर पालिका की बहुत सारी ऐसी संपत्ति होती है जो प्राइवेट कंपनी को देती है, इस पे आप ये कुछ भी काम कीजिए लेकिन हमें टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो वो भी एक आय का स्रोत हो जाता है। अगला आय का स्रोत नगर पालिका क्या होगा, शहर के अंदर सभी नियोक्ताओं, सरकारी और निजी क्षेत्र में व्यवसायी लोगों से कर, यानी कि शहर में जितने लोग टैक्स देते हैं, तो ऐसे नहीं है केंद्र के पास नहीं जाता, केंद्र के पास जाता है और कुछ अंश नगर पालिका के पास भी रह जाता है, तो वो भी एक आय का स्रोत है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वार्ड। वार्ड, वार्ड किसे कहते हैं, क्या है, हर नगर पालिका को छोटी इकाइयों में बांटा जाता है जिन्हें वार्ड कहते हैं। मतलब गांव स्तर पर भी वार्ड होते हैं, उसको वार्ड में बांट दिया जाता है। ये छोटी छोटी, जिससे हम प्रशासन अच्छी तरह चल सके, उसे जब बांटते छोटी छोटी इकाइयों में, छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, जिससे हमारा प्रशासन अच्छी तरह चल सके, उसे जिस छोटी छोटी इकाई में बांटते हैं, ये सब वार्ड हो जाते हैं। अब क्या है, वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद किसे कहते हैं, वार्ड पार्षद, हर वार्ड के लोग अपने अपने में से चुनते हैं। जैसे कि प्रत्येक वार्ड में एक अपने में से सदस्य चुनते हैं जो उस वार्ड से प्रतिनिधित्व करे, उसे काउंसलर भी कहा जाता है। जो वार्ड पार्षद होते हैं उससे काउंसलर भी कहा जाता है, यानी कि प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुन कर जाते हैं, इसको वार्ड पार्षद कहते हैं, एक काउंसलर कहते हैं। क्या सभी वार्ड पार्षद अपने में से ही एक चेयरमैन चुनते हैं, यानी कि जितने वार्ड पार्षद वार्ड में से चुन के जाते हैं, उसमें से एक चेयरमैन चुनते हैं अपने में से। अब क्या है, यानी पार्षद समिति। पार्षद समिति किसे कहते हैं, यानी क्या क्या है, यानी कि एक नगर पालिका में विभिन्न कार्य के लिए, कार्यक्रमों के लिए समितियां बनती है। यानी कि जैसे कि आप एक सफाई के लिए कोई कमेटी बैठाई गई, उसमें एक समिति बनी, सफाई समिति या शिक्षा समिति, यहाँ पे लिखा हुआ है सफाई समिति, शिक्षा समिति। यानी कि सफाई समिति बनाना, तो वो जितने समिति है, समिति में जितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ सफाई पे ध्यान देंगे, सफाई, नगर की सफाई कैसी होगी उस पर ध्यान देंगे। जैसे शिक्षा समिति बनी तो वो सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देंगे, बच्चे शिक्षा में, स्कूल कैसे चल रहा है, स्कूल में कितने शिक्षक आते हैं या नहीं आते हैं, सारा का ध्यान यहीं पर नगर पालिका रखती है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट रोजगार, कभी तो आप ये सुने होगा ना, हाँ, ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, यानी मतलब क्या, सरकार और आपके बीच, यानी कि जैसे मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम डायरेक्ट सरकार के संपर्क में नहीं है,
हम जो कि एक मीडिएटर है, जिसको अद्वितीय कहते हैं, मीडिएटर है, उसके ज़रिए हम सरकार से जुड़े हुए हैं। तो क्यों सरकार क्यों कॉन्टैक्ट पे रखती है? क्योंकि मान लीजिए सरकार को अभी काम है 100 मज़दूर की काम है अभी, लेकिन बाद में इसी काम नहीं है। तो ये सरकार क्या चाहेगी, हम इसको परमानेंट क्यों करें? इसको परमानेंट हम क्यों करें? हम कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ क्यों रख रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे आपको इतना रुपया देंगे हम, ये मेरा काम कर दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए सरकार डायरेक्ट हम लोग के पास नहीं आ सकती है। ये इसके लिए एक थर्ड पार्टी होती है, एक थर्ड पार्टी होती है, गवर्नमेंट और पीपल के बीच एक मीडिएटर होता है। वो मीडिएटर हम लोग से संपर्क करता है और ये हमें पैसा देता है, सरकार नहीं, डायरेक्ट सरकार नहीं देता हम लोगों को। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो जो मीडिएटर है वो आपको रखेंगे, आपको इतना रुपया देंगे हम, आप ये काम करके हमके दे दो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है परमानेंट नहीं है, आप कभी भी हट सकते हो उस जॉब से। क्या लिखा हुआ आजकल, आजकल भारत की नगरपालिका में एक नए परिपाटी शुरू हुई है। अपने खर्चे घटाने के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रोजगार क्या होता है, खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, कम पैसे पे ज्यादा काम हो जाते हैं। उद्देश्य से नगरपालिकाओं ने कई काम प्राइवेट ऑपरेटर को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मीडिएटर कौन हो गया, जो प्राइवेट कंपनी एक हो गया, प्राइवेट कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी और वो प्राइवेट कंपनी सरकार से कुछ काम लेती है और वो काम आपसे करवाएगी पैसे देकर, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नगर निगम, नगर निगम किसे कहते हैं? नगर पालिका तो देख लिए, नगर निगम किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नगर निगम, नगर पालिका, वार्ड, जितने वार्ड पार्षद है, मेयर, जितने भी सारा कुछ है, सारे आते हैं संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में, 74वें संशोधन अधिनियम में आते हैं। क्या लिखा हुआ है, नगर निगम से आशय उनसे शहरी क्षेत्रों से है जहां पर आबादी 1 लाख या उससे अधिक हो। क्या कहा गया है, जिस नगर की, जिस शहर की आबादी 1 लाख से अधिक हो या 1 लाख हो और उससे अधिक हो, वो नगर निगम में आते हैं। भारत के अंदर जब शहरों में आबादी बढ़ने लगी तब शहरीकरण करने के लिए एक ऐसे निकाय की आवश्यकता थी जो राज्य सरकार से कुछ राशि वसूल कर या फिर अनुदान प्राप्त कर के शहर के अंदर आवश्यक समुदाय समिति सेवाएं के अंदर, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षिक संस्थानों का विकास, आवासीय परिवहन संचालन इत्यादि। यानी कि नगर निगम क्या करती है, सरकार से ये टैक्स तो लेती है, लेकिन सरकार से भी कुछ अनुदान मिलती है ना, कि यहाँ पे शहर में शिक्षा देख सके, स्वास्थ्य व्यवस्था देख सके, अच्छी तरह हो सके, वो सरकार से अनुदान भी लेती है। नगर निगम और नगर पालिका में मुख्य अंतर यही हो जाती है कि ये टैक्स तो लेती है, लेकिन सरकार से भी इसे मदद मिलता है। आगे क्या है, यह सब कुछ देखने के बाद नगर निगम स्थापित होता है। यानी कि ये जितने भी ऊपर दिया गया है, ये सारा कुछ है, तो उस नगर निगम की संज्ञा दी जाती है, यानी नगर निगम की उसको मिल जाती है। जैसे अधिकांश आपको राजधानी में देखे हुए कैपिटल में, जितने भी राज्य कैपिटल है उसमें नगर निगम ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे प्रशासनिक ऑफिस होते हैं इसलिए, और बहुत सारे आबादी भी होते हैं कैपिटल में इसलिए। चलिए, नगर निगम नगर पालिका के ऊपर होता है, यानी कि नगर निगम नगर पालिका से एक कदम ऊपर होता है। मतलब क्या हुआ, एक नगर पालिका 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को प्रशासनिक करती है, परंतु इसके बावजूद एक नगर निगम 10 लाख से ज्यादा या 10 लाख तक आबादी वाले क्षेत्र को नियंत्रित करती है। यानी कि नगर पालिका में 1 लाख तक क्षमता है, लेकिन यहाँ पे 10 लाख तक, यानी कि नगर पालिका में 1 लाख और नगर निगम में 10 लाख रहने की क्षमता है। सॉरी,
भारत के अंदर नगर निगम को लेकर कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, यानी कि आपको हम पहले बता दिए नगर निगम न्यायपालिका सब है जितने संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम में आते हैं। अब इसके क्या कार्य क्या है या इसके आय के स्रोत क्या है नगर निगम के। जैसे नगर पालिका में हम देखे थे सबसे ज्यादा उसके पास आय का स्रोत था तो कर से था, यानी टैक्स से था। इसके आय के स्रोत क्या है, नगर निगम के आय के स्रोत क्या है, नगर निगम के आय के स्रोत क्या हो सकते हैं। अधिकांश उसी तरह होते हैं जैसे नगर निगम में होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर हो जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका के मुकाबले नगर निगम को उनसे ज्यादा धन की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि एक नगर निगम में आबादी नगर पालिका के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है। नगर निगम के आय के स्रोत ठीक नगर पालिका के जैसे ही होते हैं, परंतु इसमें कुछ बदलाव भी होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 गुना होता है, 10 गुना क्या होता है कि नगर निगम के आय के स्रोत 10 गुना अगर कहा जाए तो नगर पालिका से 10 गुना होते हैं। कैसे होते हैं अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। पहला, एक नगर निगम की आय का स्रोत शहरों के अंदर पानी की व्यवस्था से बाजार में और वाहनों द्वारा कर वसूल करने से होता है, यानी कि अधिकांश ये सारे है ना, सारे नगर पालिका के ही होते हैं। तो अगर हमने आगे देखा जाए आगे स्लाइड में से कार्य क्या हो सकते हैं, कार्य में कुछ अंतर हो जाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, नगर निगम के कार्य क्या है, कार्य क्या है। जैसे नगर पालिका जैसे कार्य थे, अधिकांश कार्य उसी के मिलते जुलते होते लेकिन कुछ अलग होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, नगर निगम द्वारा नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन का कार्य, यानी नगर का सहित शहरी नियोजन, यानी इसका मतलब यह हुआ जैसे शहर के बारे में अब कहा जाए कि उसकी नियोजन कैसे हो तो वो देखवा नगर निगम की होती है। अब क्या है, नगर निगम द्वारा प्रदेश में आ रही भूमि उपयोग और भवन के निर्माण का विनियमन कार्य, यानी कि जिससे नगर में काम हो रहे भूमि के चलते जैसे कि भवन निर्माण उस पर टैक्स लेना है तो नगर निगम करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है, नगर निगम द्वारा प्रदेश के अंदर आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, यानी कि नगर निगम द्वारा क्या किया जाता है शहर के अंदर आर्थिक और सामाजिक, क्या लिखा हुआ है, आर्थिक और सामाजिक विकास, यानी कि आर्थिक रूप से भी मजबूत करना है शहर को और सामाजिक रूप से भी कैसे मजबूत किया उसके लिए योजना बनाना नगर निगम का काम होता है। अब क्या है, बनाई गई योजनाओं पर अमल करना, यानी सरकार ने जो योजना बना दी या नगर निगम में जो योजना बनाई उसको अमल में कैसे लाया जा सकता है, उसको अगर अमल में कैसे लाया जा सकता है तो उसको प्रशासन द्वारा लाया जा सकता है, वो भी नगर निगम के पास होता है। जैसे इस पिक में आपको दिख रहा होगा नगर निगम ने जो अवैध कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पे उससे डोजर द्वारा तोड़ा जा रहा है। जैसे हाल ही में आपने सुने होइएगा कंगना रनावत को मुंबई में कंगना की ऑफिस को तोड़ दिया गया नगर निगम द्वारा। तो उसके पास इतनी शक्ति होती है कि वो आप अवैध कब्जा किए हैं तो उस पर आप वो टैक्स लगा सकती, तोड़ फोड़ कर सकती है, उतनी तो होती है। नगर निगम द्वारा प्रदेश के घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक के जल की आपूर्ति कराना, यानी कि जल की आपूर्ति जैसे नगर पालिका कराते थे वैसे करवाना। स्वास्थ्य की देखभाल करना, शहर के अंदर आपातकालीन स्थिति जैसे अग्निशामक यंत्र ये नगर पालिका की तरह ही होती है। शिक्षा व्यवस्था कराना, गरीबी का उन्मूलन कराना यानी गरीबी कम करना, समाप्त कर देना, ये भी नगर निगम के काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब है
नगर निगम और नगरपालिका में अंतर, यानी कि नगर निगम और नगरपालिका में क्या अंतर हो सकते हैं। तो जैसे क्या लिखा हुआ है, नगर निगम के एक स्थानीय शासकीय निकाय के लिए कानून नाम होता है, यानी कि क्या होता है, जो लोग जरूरी समिति नहीं है उसको हटा भी सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी समिति है जो अब काम की नहीं है तो उसको आप हटा भी सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, नगर निगम के एक स्थानीय शासी निकाय के लिए कानूनी नाम होता है जो शहर, काउंटियों, कस्बों, बस्ती, चार्टर बस्ती, गांव और नगर सहित स्थलों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। भारत में एक नगर निगम एक स्थानीय सरकार के रूप में 2 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के एक शहर का प्रशासन होता है। यानी 2 लाख या 1 लाख तक नगर, 2 लाख या 3 लाख या 10 लाख तक इसकी क्षमता होती है। 10 लाख तक, 10 लाख तक इसकी क्षमता होती है, लेकिन नगर पालिका में नहीं होती है। नगर पालिका में 20,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। इसमें 1 लाख से 10 लाख तक, 1 से 10 लाख तक, इसमें 20 से 1 लाख तक, ये एक डिफरेंस हो गया। और इसमें क्या होता है, अगर 20,000, इसमें नगर पालिका में अगर 20,000 से कम की जनसंख्या हो तो उसे कस्बे, अगर कोई सारी व्यवस्था पूर्ण की हो तो 20,000 से 20,000 हो या 20,000 थोड़ा सा भी कम हो तो नगर पालिका की संख्या दे दी जाती है। 1 लाख तक होनी चाहिए, 1 लाख इसको क्षमता होती है। लेकिन नगर निगम में क्या होता है, नगर निगम में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जनसंख्या कंज्यूम करने की क्षमता होती है। तो मेन डिफरेंस तो यही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, महापौर यानी कि मेयर। मेयर किसे कहते हैं, महापौर भी कहते हैं। महापौर होते हैं, मेयर होते हैं, एक सरकार के द्वारा भी भेजी जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। और एक चुनाव भी होता है उनका। कैसे चुनाव होता है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना देंगे उसके लिए। चलिए क्या है, महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं। यानी कि एक, जैसे कि मान लीजिए एक जैसे हमारा राज्य चला रहा है, मुख्यमंत्री चला रहे हैं, तो नगर पालिका या नगर निगम को अधिकांश महापौर यानी कि मेयर नगर निगम में ही होते हैं। मेयर नगर निगम में ही होता है। तो उसको चलाने के लिए जैसे राज्य में एक मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसी तरह नगर निगम में एक मेयर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिहार का है, मेयर है चीता साहू है मेयर। ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये डायरेक्ट सीएम से संपर्क होते हैं, डायरेक्ट अब केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। ये कई बार महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है और अन्य कई बार एक केंद्रीय सरकारी समिति यह निर्णय लेती है कि किसी शहर नगर का महापौर कौन होगा। क्या आपको बोले, हम चुनाव भी होता है और सरकार भी भेजती है, ये समिति भेजती है। अब क्या है, बहुत से संघीय देशों में जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में महापौर नगर राज्य की सरकार का प्रमुख भी होता है। यानी कि जर्मनी में, जैसे जर्मनी में, अमेरिका में महापौर यानी मेयर सरकार का ही प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख भी होता है। तो मेयर हर जगह होते हैं, लेकिन उसकी अलग अलग काम होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी क्या है, यानी कि एक नगर आयुक्त होता है जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो आईएएस अफसर होते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, नगर सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। नगर आयुक्त यानी कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी या आईएएस अफसर होते हैं। ये मेयर के ऊपर होते हैं। क्या लिखा हुआ है, आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, यानी कि आईएएस अधिकारी ही होते हैं, आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं। इन्हें नगर निगम के अमले का प्रशासनिक मुखिया भी कहा जाता है। यानी कि नगर निगम में आयुक्त होते हैं, वो सबसे ऊपर, मेयर से भी ऊपर होते हैं,
ये आयुक्त यानी कमिश्नर। अब क्या है, शासन से मिलने वाले आदेशों और निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यानी कि जितने भी केंद्र से कोई नियम आते हैं, इसे नहीं, इस स्पेशल क्षेत्र में 144 धारा लागू करनी है, तो ये जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी इनकी हो जाएंगी। इसके बाद सबसे ये इन रिपोर्ट करेंगे इनको, जैसे कि ये है आयुक्त, ये है महापौर, मेयर, तो ये अगर ये करेंगे रिपोर्ट इनको, और ये रिपोर्ट करेंगे सीएम को या डायरेक्ट सेंटर को रिपोर्ट करते हैं। आयुक्त के अधीन काम करते हैं और उनके द्वारा सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यानी जितने भी काम होते हैं केंद्र का, सारा काम इन्हीं के द्वारा, यानी कि मान लीजिए ये आयुक्त है, जो पटना की अभी आयुक्त है, तो इस सारी जिम्मेदारी लागू करने का जिम्मेदारी ये है, इनको देते हैं। ये अपने वार्ड पार्षद, वार्ड से करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन आखिर क्या है? पुलिस प्रशासन का मतलब क्या होता है? पुलिस किसी प्रशासन के, जैसे कोई दंगा भड़क किया, वहां पुलिस की आवश्यकता होती है, ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता होती है, तो प्रशासन का मतलब पुलिस से ही लगाया जाता है। इसकी कुछ हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। क्या है, क्या लिखा हुआ है? वर्तमान पुलिस प्रशासन की रूपरेखा का जन्मदाता लॉर्ड कर्नवालिस था। यानी जो पुलिस व्यवस्था अभी चल रही है ना, उसका जो जन्मदाता था, जो इसके इसको एक तरह से कहे तो जन्म दिया था, यानी कि उदय किया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने दिया था। लॉर्ड कर्नवालिस ने दिया था। क्या है, वर्तमान काल में हमारे देश में अपराध निरोधक संबंधी कार्य की इकाई है। यानी कि अपराध होते हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का बहुत आयत मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो कहा जाए तो अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की आवश्यकता होती है। क्या है, जिसका जो लॉर्ड कर्नवालिस के समय भी था, जैसे जिसका दायित्व पुलिस पर ही था, यानी कि जितने भी हो रहे थे अपराध हो रहे, सबको रोकने का जिम्मेदारी पुलिस की थी। थाने में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा इन दायित्वों का पालन होता है। यानी कि जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी थाने होते हैं, थाने में जितने भी होते हैं, पुलिस होते हैं, उसकी दायित्व होता है नगर में कम से कम अपराध को होने देना या नहीं होने देना। अब क्या है, सन 1861 के पुलिस एक्ट के दो आधार पर, यानी कि 1861 में एक पुलिस एक्ट बनाया गया था, जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन प्रत्येक प्रदेश में स्थापित होगा। यानी कि 1861 में एक ऐसा एक्ट बना दिया गया था कि प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक नगर में, कस्बा में एक पुलिस स्टेशन स्थापित होगा। इसके अंतर्गत प्रदेश में महानिरीक्षक की अध्यक्षता में और उप महानिरीक्षकों के नियंत्रण में जनपद पुलिस शासन स्थापित होगा। यानी कि प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक कस्बा में, प्रत्येक गांव में एक थाना होगा। थाना के अंतर्गत उसके ऊपर अधिकारी होंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, देखेंगे कैसा काम कर रहा है प्रत्येक जनपद यानी जिला। 1961 के एक्ट के अनुसार जिलाधीश को जनपद के अपराध को संबंधित शासन का प्रमुख और उस रूप में जनपदीय पुलिस के कार्यों का निरीक्षण माना गया। यानी कि 1871 के अनुसार जिलाधीश यानी डीएम साहब उसका निरीक्षण करेंगे कि हमारे जो पुलिस है वो हमारे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम आज की क्लास तो क्लास 6 की चैप्टर 7 तो समाप्त होगी। अगले वीडियो में हम देख लेंगे चैप्टर 8 देख लेंगे, 9 देख लेंगे। 9 चैप्टर ये, इसमें 2 चैप्टर और बाकी बच चुके हैं, जिसके बाद हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। और अगर
आप हाँ, एक चीज़ और आपको हम सूचना देना चाह रहे हैं कि हम ये इसमें जो सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक सारा सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट हम कवर करवाएंगे इसमें। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक सारा सब्जेक्ट हम कवर करवाने वाले हैं इस सीरीज में। तो आप मेरे साथ बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपको अगर एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे हम, अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी भी दबा दें, जिससे आपको ये होगा हमारा वीडियो आएगा तो आपको आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।